and welcome to the class. Today we are going to proceed with the last class that was based on winding up of the company. Winding up of the company, Companies Law 2013 के चैप्टर 20 में इंक्लूड किया गया है, जिसमें सेक्शन 270 में बात की कि जो दो तरीके से हमारे पास क्या है, दो तरीके से ऑप्शन है हमारे पास वाइंड अप करने के लिए। और दो तरीके से ऑप्शन में पहला था ट्राइब्यूनल के द्वारा वाइंड अप और दूसरा ऑप्शन था, दूसरा हमारे पास तरीका था वॉलंटरी वाइंडिंग अप। लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के आने के बाद इस कोड के सेक्शन 59 के प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल होने लगे। कहा? जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में सेक्शन 270 में बात की गई है, यानी जो चैप्टर 20 का पार्ट 2 था जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप पे बेस्ड था, उसके प्रोविजंस को ओमिट कर दिया गया। अब वॉलंटरी वाइंड अप करने के लिए सेक्शन 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 फॉलो किया जाएगा। हमने सेक्शन 271 लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था, उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 271 ने क्या बात की थी कि कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगी जिन सर्कमस्टांसेस में पेटिशन जाएगी ट्राइब्यूनल के पास वाइंड अप कराने के लिए। तो उन सर्कमस्टांसेस को हमने डिटेल में स्टडी किया था, जिसमें सब सेक्शन 1 का जो क्लोज ए था उसने ये बात की जब कंपनी अपना डेट पूरा नहीं कर पाती, डेट नहीं दे पाती, तो उस केस में जो पर्सन है, जो क्रेडिटर है, वो जाता है कोर्ट के पास, ट्राइब्यूनल के पास कंपनी को वाइंड अप कराने के लिए। लेकिन उसकी वजह से कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी थी, यानी कि कंपनी अगर अपना से 50,000 का डेट नहीं दे पा रही थी, तो जो कंपनी जिसका की जो टोटल कैपिटल है वो बहुत ज्यादा करोड़ों में, 1000 करोड़ में है, उसकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ 50,000 रुपए में आकी जा रही थी। तो इस क्लोज को भी ओमिट कर दिया गया इस ये कोड आने के बाद, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 आने के बाद उस क्लोज को वहां से ओमिट कर दिया गया। और इसके अलावा जो सब सेक्शन 1 का क्लोज हमारे पास डी था, जिसमें बात की थी कि चैप्टर 19 के प्रोविजन अगर पूरे नहीं कर पाती तो ट्राइब्यूनल क्या करती है, चैप्टर 19 यानी कंपनीज वाला जो एक्ट था, जो चैप्टर था कंपनी लॉ 2013 में, उसको भी ओमिट कर दिया गया। सेक्शन 271 में क्लोज को भी ओमिट कर दिया गया और चैप्टर को ही ओमिट कर दिया गया कंपनीज लॉ 2013 से। अब बात करते हैं सेक्शन 272। यह भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन पिटीशन लेके जा सकता है, उसकी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे। हम प्रोसीड करते हैं विद सेक्शन 273 जो बात करता है पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल ऑन हियरिंग पिटीशन, यानी कि जब ट्राइब्यूनल के पास पिटीशन आती है तो पिटीशन क्या करती है, पावर कैसे इस्तेमाल करती है ट्राइब्यूनल, उन पिटीशन के प्रोविजंस को कैसे देखती है। देखिए, सबसे पहली बात बोली कि जब भी कोई पिटीशन ट्राइब्यूनल के पास आती है तो सबसे पहली पावर ट्राइब्यूनल के पास ये है, ट्राइब्यूनल चाहे तो उसको डिसमिस कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी वाजिब रीजन नहीं है तो ट्राइब्यूनल उसको डिसमिस कर सकते हैं विद और विदाउट कॉस्ट। नंबर 2, क्लोज 2 में ये बात करी, सबसेक्शन 1 के क्लोज 2 में ये बात की कि जो ट्राइब्यूनल है वो कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है तो। क्लोज सी बोलती है ये ट्राइब्यूनल जो है वो प्रोविजनल लिक्विडेटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइब्यूनल ये भी देख सकती है कि कोई और केस जस्ट एंड इक्विटेबल है रीजंस या फिर नहीं है। और सब सेक्शन 2 ये बात करता है सेक्शन 273 का कि अगर जो पर्सन ट्राइब्यूनल के पास पिटीशन लेके आया, क्या उसके पास कोई और रीजन भी है जिससे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। अगर है तो वाइंड अप को नहीं ध्यान दिया जाएगा, बल्कि और किसी रास्ते से उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की जाएगी जो कि पर्सन लेकर के आया है। यानी कि अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए पिटीशनर वाइंड अप के लिए लेके आ जाता है कंपनी के पास, ट्राइब्यूनल के पास पिटीशन, तो वो हमेशा नहीं देखी जाएगी। वो पावर है ट्राइब्यूनल के पास देखने के लिए कि किन रीजंस पे पिटीशनर जो है पिटीशन लेके आया है वाइंड अप कराने के लिए। अगर वो वाजिब है तो ठीक है, और अगर कोई और ऑप्शन के थ्रू भी हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम उसके थ्रू सॉल्व करेंगे, ना कि वाइंड अप के ऑप्शन पे जाने की। तो उसमें बोला पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल ऑन हियरिंग पिटीशन, पिटीशन सुनने के लिए पावर जो है उनके पास ये तरीके से कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। और हमने क्या बात करी थी
हमने बात की कि इंटरिम ऑर्डर को पास कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई और ऑर्डर दे सकते हैं जिनसे जो पेटिशन है उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, तो उससे पेटिशन को वहां से भी सेटिस्फेक्शन कराया जा सकता है। हमें जो बात यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है, जब भी पेटिशन आती है ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल को जो ऑर्डर देना है पेटिशन के, जो भी मैंने आपको बोला डिसमिस करनी है या फिर इंटरिम ऑर्डर पास करना है, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना है, जो कुछ भी करना है विद इन 90 डेज करना ही होगा। नंबर 1। नंबर 2, सेक्शन 274 की हम बात करते हैं। इसमें क्या है, डायरेक्शन फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी जब कंपनी ट्राइब्यूनल के पास पेटिशन आ गई, अब पेटिशन के बाद कंपनी ट्राइब्यूनल क्या करेंगी, कंपनी ट्राइब्यूनल मींस एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वो क्या करेंगे, वो डायरेक्शन इशू करते हैं किसको, कंपनी को, कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमारे पास क्या कीजिए, फाइल कीजिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को फाइल करना होता है कंपनी को विद इन 30 डेज। जब कंपनी ट्राइब्यूनल, मोर स्पेसिफिकली जब ट्राइब्यूनल जो है ऑर्डर पास कर देते हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दीजिए कंपनी को, तो कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देना ही होगा अपनी कंपनी के बारे में। और अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देने में कंपनी नाकामयाब होती है या कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए जिम्मेदार है पर नहीं कर पाता है, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, उस पर्सन को जो कि डिफॉल्ट पे है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देना था पर नहीं देता, उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा। कितना पनिशमेंट, 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट या 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का फाइन। 25,000 से नीचे कभी भी अमाउंट नहीं जाएगी। जो पर्सन डिफॉल्ट पे है उसको पनिशमेंट 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का और 6 महीने तक की इम्प्रिजमेंट या फिर दोनों, जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंपनी के लिए जो पर्सन लायबल है वो नहीं फाइल करता तब। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी हो गया। अब कंपनी क्या, ट्राइब्यूनल क्या करते हैं, सेक्शन 275 में लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। और लिक्विडेटर कैसे अपॉइंट करते हैं, सेक्शन 275 का सबसेक्शन 2 में प्रोविजंस बताए गए हैं। सेक्शन 275 के सबसेक्शन 2 में प्रोविजन बताए गए हैं कि पैनल के थ्रू लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। पैनल कौन से होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल होते हैं, जिसमें पैनल में कौन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं विद एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स होते हैं। तो उनके पैनल के थ्रू अपॉइंट होते हैं लिक्विडेटर, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 281, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर। अब ये भी ध्यान रखना, 281 में बात करी है, जो लिक्विडेटर अपॉइंट करती है ट्राइब्यूनल, उस लिक्विडेटर को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है कंपनी के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये ही डिसाइड करेगा आगे कंपनी का फ्यूचर। इस रिपोर्ट में ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनीज विल बी फाइल्ड, विल बी रिटन डाउन। क्या होगी, कितने शेयर कंपनी के हैं, कितने पेडअप पे हैं, कंपनी की कौन गारंटर्स हैं, कंपनी की कौन सी लायबिलिटीज हैं, कंटिजेंसी लायबिलिटीज, प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटीज, उनके सब एड्रेसेस, सारा पूरा अमाउंट, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। क्या कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, जॉइंट वेंचर्स है, लाइसेंसिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हर चीज कंपनी के बारे में, कंपनी की एसेट्स कितनी है, एसेट्स के प्राइस कितने हैं, कंपनी के प्रमोशन किस तरीके से हुआ था, किसने प्रमोट किया था, ये सारी बातें। कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा था तो वो कंपनी ने कोई केस फाइल किया है, तो हर चीज कंपनी के बारे में इस रिपोर्ट में प्रिपेयर की जाएगी। और इस रिपोर्ट को जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसको 60 डेज के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल को लौटाना होगा। मींस जब उसको ऑर्डर मिला है कि आप रिपोर्ट प्रिपेयर कीजिए, उसके 60 दिन के अंदर अंदर लिक्विडेटर कंपनी के बारे में रिपोर्ट प्रिपेयर करके ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट सौंप देंगे। अब वो रिपोर्ट जब आ गई ट्राइब्यूनल के पास, उस रिपोर्ट के साथ ट्राइब्यूनल जो होंगे, ट्राइब्यूनल के पास अगर लगता है लिक्विडेटर को कि हाँ डिसॉल्व करना चाहिए, तो वो एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी कर दीजिए, अब डिसॉल्व कर दीजिए कंपनी को। अब डिसॉल्व करने के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन को लेके कौन जाता है, लिक्विडेटर। अब यहाँ पे ट्राइब्यूनल को अगर लगता है कि एप्लीकेशन जेन्युइन है, सारी चीजें जज करने के बाद निर्णय देती है ट्राइब्यूनल की वाइंड अप होगा या फिर नहीं होगा। सारे एसेट्स के रियलाइजेशन का ऑर्डर तब दिया जाएगा जब ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ एप्लीकेशन जेन्युइन है और एप्लीकेशन वास्तव में मांगती है कि अब
जो है कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ वाइंड अप और डिसोल्यूशन, तो दोनों में फर्क होता है। वाइंड अप में अभी तक हम सारे प्रोसीजर देख रहे थे, एसेट्स के रियलाइजेशन, एसेट्स की रिपोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अब डिसॉल्व का क्या मतलब होगा, सेक्शन 302 में बताया है कंपनी का नाम जो होगा रजिस्ट्रार में से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से हट जाएगा, जहां कंपनी रजिस्टर है वहां से हट जाएगा। तो देखिए, जब अगर ट्राइब्यूनल को लगता है, ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई है कि हाँ ये क्या होना चाहिए, कंपनी को डिसॉल्व हो जाना चाहिए, अब कोई उम्मीद बची नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो ऑर्डर पास कर देंगे कंपनी के एसेट को रियलाइज करने के लिए। और जब इस तरीके का ऑर्डर निकाला है ट्राइब्यूनल ने, तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी बैठती है कि वो ऑर्डर के बाद 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन की कॉपी लेके जाएंगे, एप्लीकेशन की कॉपी रजिस्टर कराएंगे कि इस कंपनी को डिसॉल्व होने का ऑर्डर मिल चुका है, और रजिस्टर वहां से, रजिस्ट्रार जो होंगे वहां से नोट कर लेंगे कि कंपनी को ऐसे डिसॉल्व किया जा रहा है। और अगर लिक्विडेटर डिफॉल्ट पे होता है, लिक्विडेटर अगर अपनी जो रिपोर्ट है, जो एप्लीकेशन है डिसॉल्व करने के लिए वो रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजता, तो पर डे 5,000 रुपए के हिसाब से फाइन लगेगा लिक्विडेटर के ऊपर, क्या, पेनल्टी के तौर पे। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रोसीजर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ऑल्दो इसमें सेक्शन बहुत ज्यादा है, 303 तक है, जब ने बात करी 271 से 303 तक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो सारे सेक्शंस मैंने आपको बता दिए। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू कि जो सेक्शंस मैंने आपको बताए, आप अगर वो सेक्शन अच्छे से कर लेंगे, आपको पूरा प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे तो आपका बहुत इजीली वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द कंपनीज लॉ 2013 का ये वाला चैप्टर। लेकिन फिर से बात याद दिला दूं, वाइंडिंग अप के बाद डिसोल्यूशन तब होता है जब ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन से सेटिस्फाई हो जाती है, और फिर जब एसेट रियलाइजेशन का ऑर्डर पास हो जाता है तब उस वक्त कंपनी पूरी तरह से डिसॉल्व जब हो जाती है, जब रजिस्टर में से रजिस्ट्रार नाम उसका निकाल देते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक्स अ लॉट। डू नॉट फॉरगेट टू subscribe the channel and press the bell icon. Yes, also press the like button for the video. Thank you so much. Have a nice day. Keep learning and keep smiling.